हेलो एवरीवन, एपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारी क्लास नंबर 14। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे होंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा जो है परफॉर्म कर सके और जो है आपको कन्फ्यूजन जो है कम से कम हो। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी। आपसे अंतिम शासक पूछा है नंद वंश का। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है पांडुकानंद, धनानंद, कैवर्तानंद, महापद्मानंद। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जब मैंने आपको कराती हूँ तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं क्योंकि ये रिपीट करता है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, उस टाइम पे इस क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन उस टाइम पे धनानंद के बारे में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो है उस टाइम पे जब ऑप्शंस पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि महापद्मानंद जो है वो इस वंश के, नंद वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक हैं। और धनानंद जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक है। और ये सिकंदर के समकालीन थे, मैंने आपको ये भी बताया था। इन्हीं के दरबार में जो है आचार्य चाणक्य गए थे इनसे हेल्प मांगने, पाटलिपुत्र की जो है सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए आप हमारी हेल्प कीजिए, तो उन्होंने इसको हेल्प करने से मना कर दिया था। इस पे बेस्ड जो है बहुत सारे ड्रामा सीरीज बने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोका इत्यादि नाम से, जो आपने जो है आई होप देखे होंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर उस इन सब प्रकार के नामों से जो है वो प्रचलित होंगे क्योंकि उन ड्रामा सीरीज में अक्सर ये नामों का जिक्र जो है वो होता रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, बस थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज करके आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है सीटों के एलोकेशन के बारे में आपसे सवाल पूछा गया। यानी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। देखिए जब मैंने आपकी पहली क्लास ली थी तो मैंने आपको उसमें 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 के 12 शेड्यूल पढ़ाए थे और तभी मैंने आपसे कहा था कि ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार रिपीटेड होगा और हर बार आपसे इससे डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट अप्रोच के माध्यम से आपसे डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए ये यहाँ पर रिपीटेड सवाल है। ठीक है, इससे पहले भी जो मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया उसमें भी ये क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, तो आप इन अनुसूचियों को डेफिनेटली याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो है ताकि आप एग्जाम में जो है इसे मिक्स मैच जो है आपसे ना हो जाए और आप उत्तर सही दें। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा अनुसूची, चौथी अनुसूची में जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर प्रावधान जो है वो किया गया है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है, पिछले कुछ क्लासेस में कि आर्टिकल 80, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है वो हमें राज्यसभा के बारे में जानकारी देता है और आर्टिकल 81 जो है हमें लोकसभा के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द फेमस बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा किसने बनवाया। आपके पास ऑप्शन है जहांगीर ने, नूरजहां ने, आजम शाह ने या शाहजहां ने। ठीक है, देखिए इसको जो है आजम शाह ने बनाया था। ये है औरंगजेब जो थे, ठीक है, उनके पुत्र थे, औरंगजेब के पुत्र थे। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। औरंगजेब के पुत्र थे, उन्होंने अपनी माँ, उनकी माँ का नाम था दिलरस बानो बेगम, दिलरस बानो बेगम, उनकी याद में उन्होंने जो है ये मकबरा बनवाया था। अब ये देख लेते हैं कि औरंगाबाद कहाँ है। तो देखिए औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, और इस मकबरे की स्थापना 17वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, ठीक है, और इसकी एक खूबी ये है कि ये ताजमहल जैसा दिखता है। ठीक है,
ताजमहल की आकृति पर बनवाया हुआ है, यानी उसका कॉपी करने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं पिक्चर में। ये देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं ताजमहल जैसा दिखता है, 4 पिलर ताजमहल में भी है, यहाँ पे भी है, और ये है उनकी माँ दिलरस बेगम की जो है मकबरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, 17वीं शताब्दी में बनाया था, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। ठीक है, उन्हें अपनी माँ दिलरस बेगम बानो की याद में बनवाया था, ताजमहल की आकृति पर बनवाया है, और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने बनवाया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट्स स्टार्च टू सॉल्यूबल शुगर। ठीक है, यानी कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है, आपको स्टार्च का नाम बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अमाइलेज एंजाइम, बेटेन एंजाइम, ब्रोमिलिन एंजाइम और प्रोटियोग्लिक एंजाइम। ठीक है, देखिए हमारा जो शरीर होता है, आपने बायो में अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम जब जो है मानव के कार्यकी के बारे में पढ़ते हैं तब हम बहुत सारे प्रकार के जो है सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, या हार्मोनल सिस्टम, वो हम सब पढ़ते हैं बायो में। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जिससे हर बार हर प्रकार के जो पेपर होते हैं, चाहे वो RO का एग्जाम हो, चाहे PCS का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे IAS का एग्जाम हो, इससे हमेशा सवाल बने ही बने हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, देखिए अमाइलेज एंजाइम जो है वो हमारी लार ग्रंथियों में पाया जाता है, हमारे मुंह में पाया जाता है, और ये हमारे मुंह में जब हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज यानी हमारे खाने को हम एक मतलब ग्लूकोज होता है, तो उस खाने को एक तरीके से ग्लूकोज कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम खाना लेते हैं तो उसमें जो मौजूद ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसको या स्टार्च को जो है ये शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि सिर्फ ये जो है क्रिया सिर्फ मुंह में होती है कि नहीं। अमाइलेज एंजाइम जो है हमारे शरीर में जहाँ भी लिक्विड पाया जाता है, जैसे हमारी आँखों में जो लिक्विड हल्का हल्का जो आंसू आते हैं, वो हमें जो पसीना आता है, हमारी जो टॉयलेट होती है, उन सब में जो है अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के माध्यम से जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में जाते हैं, ठीक है, उनसे हमारी एक प्रकार की सुरक्षा भी करने का काम करता है। ठीक है, तो आप आई होप आपको अमाइलेज जो एंजाइम है उसकी जो कार्यकी है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए अमाइलेज एंजाइम्स जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में और माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, और मानव स्तनधारियों की लार में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि लार ग्रंथि में पाया जाता है और पाचन में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कब की गई थी? 1998, 1997, 1995 और 1990। ठीक है, तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो 1995 में की गई थी। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, जो क्या करता है, विभिन्न देश हैं, भारत मतलब अब बहुत सारे देश हैं, ठीक है, जैसे भारत है तो भारत बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, अमेरिका के साथ करता है, इटली के साथ करता है, फ्रांस के साथ करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए भारत का किसी देश के साथ कुछ विवाद हो जाए व्यापार को लेकर, तो अब वो कैसे सुलझेगा? तो उसको सुलझाने के लिए जो है विश्व व्यापार संगठन जो है ये एक निकाय है यूनाइटेड नेशन का, जो इसमें सहायता प्रदान करता है और दो देशों के बीच अगर व्यापार को लेकर कोई मतभेद है, ठीक है, तो उसे दूर करता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है यानी जो वैश्विक व्यापार है, ठीक है, वो बिना किसी जो है वो मतलब बिना किसी जो है रुकावट के आसानी से जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, देखिए इसका गठन जो है 1995 में एक संधि हुई थी, मराकेश की संधि, उस संधि के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसका वर्तमान 164 जो है देश सदस्य है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, 1995 में मराकेश संधि के जरिए, मुख्यालय इसका जेनेवा में है। ठीक है, और वर्तमान में 164 देश के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कौन सी पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आपसे पूछ रहा है। डेक्सनबर्ग, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आल्प्स या रॉकीज, ठीक है, ये पूछा। देखिए, अगर आपने पर्वत श्रृंखलाओं का चैप्टर जो है ज्योग्राफी में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, कोई भी इंसान इसको बहुत आसानी से याद कर सकता है। देखिए, इसका आंसर है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब हम इनको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, और ऑस्ट्रेलिया की ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये टोटल हिस्सा, इसी को हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, ये है आल्प्स, ठीक है, यहाँ इटली के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये आल्प्स जो है यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये रॉकीज जो माउंटेन है यहाँ पे स्थित है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। डेक्सनबर्ग आप देख सकते हो, ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ साथ ये जो है इस्टोनिया, इस वाले एरिया में भी चला जाता है, ठीक है। और ये है एंडीज माउंटेन श्रृंखला, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। कई बार बच्चे एंडीज और रॉकीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका। अगर आप इस मैप को अपने माइंड में रखेंगे तो आपको इस प्रकार का कन्फ्यूजन जो है भविष्य में नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी गैर समुद्री पर्वतमाला है, ठीक है। क्या है? तीसरी सबसे बड़ी गैर समुद्री पर्वतमाला है। लगभग इसकी जो है इतना ये ऊंचा है, और मरे डार्लिंग जो रिवर है, मरे डार्लिंग 2 रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, वो यहीं से निकलती हैं, इन पर्वतमालाओं से ही निकलती हैं। किससे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होके मरे और डार्लिंग नामक 2 नदियाँ, ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदियाँ यहीं से बहती हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ ठडिया लोक संगीत का संबंध है, ठीक है। विच ऑफ द ठडिया फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ठडिया जो लोक संगीत है वो किस राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड से संबंधित है, कर्नाटक से, एमपी से, सिक्किम से, कहाँ ये होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो है वो संगीत है। कब गाया जाता है इसे? बसंत पंचमी के अवसर पर, ठीक है। इसे हम कब गाते हैं? बसंत पंचमी के अवसर पर। बसंत पंचमी आप लोगों को पता ही होगी, जब लोग जो है पीला पीला वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, पतंगे वगैरह उड़ाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। वही जो मौसम होता है, जब वो सीज़न आता है, उसी को हमारे यहाँ पे हम लोग बसंत पंचमी के तौर पर मनाते हैं। उत्तराखंड में लोग उसे ठडिया लोक संगीत के संदर्भ में जो है वो मनाते हैं, ठीक है। और ये इसमें जो गीत गाया जाता है, ठीक है, ठडिया लोक संगीत जो है ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला, ठीक है, ये महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोक संगीत है, ठीक है। चलिए ये देखिए, बसंत पंचमी के अवसर पे इन लोगों ने येलो कलर का कुछ पहन रखा है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए, बसंत पंचमी से लेकर के ये लोग बिखुती तक गाते हैं, जिसमें सामाजिक व देवताओं के नृत्य गीतों के साथ खुले मैदान में गोलाकार होकर स्त्रियों द्वारा ये गाया जाता है, ठीक है। और इनके अन्य प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? जोड़ा, खुदेह, पवारस, ठीक है। देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि मैदान में गोलाकार होकर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ये देखिए, ये गोलाकार बना रही हैं कि नहीं? ये देखिए, गोलाकार बना लिया इन लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आपसे फिर से अनुसूची पे सवाल पूछा गया। द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ कि भारतीय संविधान की अनुसूची में कुछ निश्चित अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान किसमें है? 11वीं अनुसूची में, 5वीं में, 7वीं में, 9वीं में, ठीक है। ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। मैंने आपको जब 9वीं अनुसूची पढ़ाई थी तो मैंने से बताया था इसमें प्रथम संविधान संशोधन शामिल है, जिम्मेदारी संबंधी अधिनियम और अन्य प्रकार के कुछ अधिनियम और विनियम इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी जो है वो बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच अमेंडमेंट, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट में दमन एंड दीव को हमने जो है यूनियन ऑफ इंडियन में एज ए यूनियन टेरिटरी, देखिए दमन एंड दीव को हमने यूटी के रूप में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, ध्यान से पूछिए पढ़िएगा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब शामिल किया ये पूछ रहा है, राज्य के रूप में शामिल किया ये नहीं पूछा है उसने, आपसे पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब जो है दमन एंड दीव को भारत में शामिल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसमें कंफ्यूजन कर देंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 7 में, 9 में, 12 में, ठीक है, या 10 में, किस में शामिल किया गया था, कौन से संविधान मतलब संशोधन के माध्यम से इसे यूटी के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए 12th, ठीक है, 12th संविधान संशोधन के जो है संशोधन के माध्यम से हमने जो है दमन एंड दीव को अपने यूटी के रूप में जो है वो स्वीकार किया था, ठीक है। ये 12th संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था, ठीक है। और ये कौन सा नंबर का हमारा यूटी बना था, तो 8वां जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये जो है ये शामिल हुआ था। देखिए 1962 में तो वो हमारे यूटी के रूप में था, ठीक है, लेकिन 1987 में उसे जो है राज्य गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। 1987 में गोवा को इससे अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया था, ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूटी के रूप में जो है दमन एंड दीव को कब अपनाया गया था, ठीक है। यूटी के रूप में दमन एंड दीव को हमने 12वां संविधान संशोधन 1962 के रूप में बनाया था, ठीक है, और तब हमने इसे 8वें जो है यूटी के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। उससे पहले ये गोवा राज्य का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, जिसे बाद में 1987 में गोवा को अलग करके जो है एक स्टेट के रूप में बना दिया गया, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई थी। चलिए अब अन्य देख लेते हैं। देखिए जो 10वां संविधान संशोधन, ठीक है, उसके माध्यम से हमने दादर और नगर हवेली को भारत का यूटी के रूप में स्वीकार किया था। किसको, दादर एंड नगर हवेली को यूटी के रूप में हमने स्वीकार किया था, ठीक है। तो अगर आपसे दमन एंड दीव का पूछे तो 12वां संशोधन के माध्यम से स्वीकार किया था। अगर आपसे दादर और नगर हवेली का पूछे तो 10वें संविधान संशोधन के रूप में हमने उन्हें जो है यूटी के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये आपसे राज्य के रूप में नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यूटी के रूप में यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब इन्हें हमने स्वीकारा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड जो है आपके क्वेश्चन के पूरे सेंस को बदल देता है और वहाँ आप जो है गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खारची पूजा, ठीक है, खारची पूजा ड्यूरिंग विच 14 deities are worshipped is associated with which of the following state, यानी खारची पूजा जिसके दौरान 14 देवताओं की पूजा की जाती है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। देखिए ये जो फेस्टिवल है ये त्रिपुरा राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो लोग इसे जो है जुलाई के महीने में मनाते हैं, जुलाई माह में मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं, कृष्ण पक्ष के 8वें दिन, इसके 8वें दिन हम इन्हें मनाते हैं, ठीक है। ये फेस्टिवल्स जो है ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। थोड़े से टफ हैं क्योंकि इनका नाम बहुत अलग है, आप अगर इस स्टेट से बिलोंग नहीं करते तो आपको इन नामों को याद करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए आप इन्हें एक जगह अपने पेपर या पेज पे जो भी है A4 शीट उस पर आप लिख लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको इसका रिविजन कराती जा रही हूँ आप उसकी एक लिस्ट जो है अलग से बनाते जाइए, उसे एक जगह लिख के इकट्ठा करके एक दिन बैठ के आप उसे खूब अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप इस प्रकार के सवाल गलत ना करें, ठीक है। चलिए देखिए ये है, देखिए लाइन से 14 देवताओं को बिठाया है और इस प्रकार से ये लोग जो है उनको मनाते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए ये भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, ठीक है। 7 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इसको मनाया जाता है, एक मूर्ति वाली एक मंदिर है वहाँ पे लोग इसे मनाते हैं, ठीक है। कौन से माह में मनाया जाता है, जुलाई माह के जो है 8वें दिन मनाया जाता है, ठीक है।
जुलाई माह में 8वें दिन ये मनाया जाता है कृष्ण पक्ष के, ठीक है, क्योंकि कृष्ण पक्ष भी जो है जुलाई में ही पड़ता है, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ पे साउथ मतलब जो लोग नॉर्थ इंडिया के हैं, वो लोग कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से ज़्यादा जो है कनेक्ट कर पाएंगे इस प्रकार के त्योहारों को, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कृष्ण पक्ष जो है वो बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटी डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी निम्नलिखित में किस राज्य के साथ नाटी नृत्य जो है जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश के साथ, गोवा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ या उत्तराखंड के साथ, किस प्रकार के राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए ये हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ नृत्य है, ठीक है। ये उनका पारंपरिक लोक नृत्य है। कैसा लोक नृत्य है? पारंपरिक, ठीक है। और ये मुख्यतः जो कुल्लू मनाली शिमला एरिया वहाँ मनाया जाता है। इसे हम ढीली नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, ढीली नृत्य भी कहते हैं। और ये जो है महिलाओं द्वारा, देखिए एक बार आपसे सवाल पूछ लिया गया था पिछले क्वेश्चन पेपर जब मैंने आपको सॉल्व कराया, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस फॉर्म बताइए। तो आपको याद रखना है कि कौन जो है ओनली वुमेन सेंट्रिक है, क्योंकि यहीं पे वो आपको घुमाएगा, ठीक है। महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो जो है मतलब अपने घर की साफ सफाई करती हैं, ठीक है, नए प्रकार से उसे सजाती हैं और इस प्रकार के जो है वो गाने वगैरह वो उसमें गाती हैं, ठीक है। चलिए पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है नाट्य नृत्य, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हो गया, सिरमौरा हो गया, शिमला इत्यादि जनपदों में मनाया जाता है। इसे ढीली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। घर के आंगन की लिपाई करती हैं महिलाएं, ठीक है। अन्य नृत्य जो यहाँ पे खुशी का इजहार करती हैं, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में दिया हुआ था, तो उसमें कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं? मुखौटा नृत्य है, युद्ध नृत्य है, पंगा नृत्य है, ठीक है। और गोवा में नृत्य खोल है, झागोर है, दखनी है, फुगड़ी है, ठीक है। ये सब नृत्यों के नाम हैं जो विभिन्न स्टेट्स में या राज्यों में जो है मनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेरिडियन सी टू कनेक्ट, ठीक है। यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो भूमध्य सागर को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, ठीक है, कौन से सागर से जोड़ता है या कौन से लैंड से जोड़ता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आपके पास ऑप्शन है अंटार्कटिक सागर से जोड़ता है, हिंद महासागर से जोड़ता है, उत्तरी ध्रुव से जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। देखिए अगर आपको जिब्राल्टर जनसंधि की लोकेशन याद है तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी टॉपिक होता है, हर बार इससे सवाल आता है, ठीक है। जल संधियों का एक अलग से टॉपिक है ज्योग्राफी में, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जिब्राल्टर जनसंधि जो है वो किसको जोड़ता है? वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये अटलांटिक ओशन, ये है भूमध्य सागर, ये जो अफ्रीका का मोरक्को वाला एरिया है और ये जो स्पेन का ये वाला बॉर्डर है, इसके ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। इस रास्ते से ये लोग अटलांटिक ओशन होते हुए व्यापार करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल का नाम बताइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पूछा ना, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल का नाम बताना है, ठीक है। यानी स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल कौन थे? आपके पास ऑप्शन है क्लीमेंट एटली महाराज्यपाल नहीं थे, वो उस टाइम वहाँ के पीएम थे जो है इंग्लैंड के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास आर्चिबाल्ड वेवलिन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के पहले राज्यपाल थे, ठीक है, याद रखिएगा। इस यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो है अक्सर बच्चों को होता है जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके का कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर वो आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्यपाल यानी फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे अंतिम, ठीक है, गवर्नर जनरल भारत के, ठीक है। वही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर थे वो भी वही थे, ठीक है। लेकिन
अगर आपसे ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम महागवर्नर जनरल कौन था, तब भारतीय अगर आपसे पूछता है तब आंसर आएगा राजगोपालाचारी। क्या आंसर आएगा? राजगोपालाचारी। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है तो मतलब अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो वो दूर हो जाए। देखिए सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे। उसके बाद भारत को स्वतंत्र करने की बात जो है इन्होंने स्वीकार कर ली थी, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रेशर जो है भारतीयों ने बनाया था। तो भारत के अगर आपसे पूछे कि जो है स्वतंत्रता से पहले की बात पूछ रहे हैं, ठीक है, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भी जो पहले महाराज्यपाल बने, ठीक है, यानी गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि ठीक है तो ये वही थे, लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आज़ाद भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी थे। अब देखिए इनके बनने के बाद फिर इस पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, इसीलिए अक्सर ये भी कहा जाता है कि प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तब राजगोपालाचारी का नाम आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपसे वो स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, आपसे सिर्फ भारत के बारे में पूछा है तब आप राजगोपालाचारी जो है टिक करेंगे। अगर वो आपसे भारत स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय के बारे में नहीं पूछ रहा है तब आप लॉर्ड माउंटबेटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से एक बार वापस से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए मैंने आपको बताया था स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, उन्होंने माउंटबेटन प्लान दिया था। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम जो है वो सी राजगोपालाचारी थे, क्योंकि ये पहले भारतीय बने, ठीक है, और अंतिम भी यही बने क्योंकि इनके बनने के बाद वो पद समाप्त कर दिया, बचा नहीं ना, भारत स्वतंत्र हो गया, हम एक गणतांत्रिक राज्य हो गए, हमें इस प्रकार के पद की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और एटली के बारे में मैंने आपको बताया ही था, उस समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और कर्जन वो फेमस है, उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द बैटल ऑफ करनाल करनाल की बैटल में डिफीटेड बाय नादिर शाह, करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने किसे हराया था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है शाहजहां को, मोहम्मद शाह को, बाबर को या सिकंदर लोदी को। ठीक है, देखिए करनाल के युद्ध में उन्होंने मोहम्मद शाह को अपना जो है हराया था। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। ठीक है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, ठीक है, इनके और इनके बीच में, ये दो के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें नादिर शाह की जो है वो विजयी हुई थी। और नादिर शाह जो हमारे तख्ते ताकूत जिसको हम बोलते हैं तख्ते हाउस या कोहिनूर हीरा, देखिए क्या क्या वो अपने साथ ले गए थे, एक बार आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखिए तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा वो अपने साथ ले गए थे, क्योंकि जो है मोहम्मद शाह जो है वो हार गए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। 1739 में जो है वो करनाल का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था, जिसमें कि नादिर शाह विजयी हुए थे और मोहम्मद शाह जो है वो हार गए थे। अब क्योंकि नादिर शाह विजयी हुए तो अपने साथ जाते टाइम वो तख्ते हाउस और जो है कोहिनूर हीरा, जो भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, आज जो है वो ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा हुआ है, वही हीरा जो है वो नादिर शाह भारत से ले गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द लीडर ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर में 1857 में महान विद्रोह का नेता कौन था, आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, अमर सिंह, मंगल पांडे, अब्दुल अली खां। देखिए सबको पता है बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका संबंध मंगल पांडे से, बकायदा इसकी एक मूवी आई थी, आमिर खान से मंगल पांडे बने थे। ठीक है, तो बैरकपुर में जो है मंगल पांडे ने, वो एक सिपाही थे बैरकपुर में रेजिमेंट में, तो उन्होंने जो है वो विद्रोह कर दिया था।
ठीक है। क्यों विद्रोह कर दिया था? विद्रोह आपको पता ही है इसलिए कर दिया था क्योंकि उनको इस बात की जो है आशंका थी कि वो बारूद जो है वो एक मतलब ब्राह्मण थे और उनको ये था कि जो बारूद जो वो भरते हैं अपनी बंदूकों में वो जो है सुअर के मांस से या गाय के मांस से बना हुआ है और उनका धर्म वगैरह भ्रष्ट हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने जो है इस मतलब जो है वो ये विरोध किया था। ठीक है, तो चलिए अब हमें देख लेते हैं कि बाकी कौन कौन से नेता जो अन्य नेता जो 1857 के विद्रोह से शामिल हैं। देखिए सबसे पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से इन्होंने इस विद्रोह का संचालन किया था। ठीक है, उसके साथ हम देखते हैं नाना साहेब। नाना साहब ने जो है वो कानपुर से इस विद्रोह का संचालन किया था। बेगम हजरत महल उन्होंने लखनऊ से किया था। ठीक है, खान बहादुर ने जो है वो बरेली से किया था विद्रोह का संचालन। ठीक है, कुंवर सिंह उन्होंने बिहार से किया था। ठीक है, फिर आते हैं मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला उन्होंने जो है फैजाबाद से किया था। ठीक है, फैजाबाद से उन्होंने जो है इस विद्रोह का संचालन किया था। ठीक है, तो ये नेता हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने अपने एरिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए 1857 को जो है हम भारत का प्रथम विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ में हुई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मंगल पांडे ने किया था। चर्बी वाले कारतूस मैंने आपको बता दिया था, इसके लिए उन्होंने जो है इस बात का विरोध किया था। ठीक है, बाद में उन्हें जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और उस समय जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार सवाल पूछ लेता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आल्फ? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे आल्फ का। यूरोप माउंटेन रेंज। ठीक है, यानी यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है आल्प्स, उसका सबसे उच्चतम बिंदु आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। आपका ऑप्शन है माउंट विसो, माउंट एल्बर्ट, माउंट ब्लैंक या जो है माउंट हॉर्न। कौन सा जो है सबसे उच्चतम बिंदु है? ठीक है, देखिए आपका जो ऑप्शन है वो माउंट ब्लैंक। ठीक है, माउंट ब्लैंक जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है माउंट ब्लैंक। ठीक है, आपको इन सब की परिस्थितियाँ, कौन सा स्थान है, ठीक है, आल्प्स माउंटेन यही पाया जाता है यूरोप में। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले भी थोड़ी देर पहले भी आपको एक सवाल कराया था। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको आल्प्स माउंटेन रेंज की जो है वो मैप में स्थिति बताई थी, कहाँ तक इटली से थोड़ा सा ऊपर है। वही आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ रहा है, तो वो है माउंट ब्लैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान डैश के शासन में भारत आए थे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही सॉल्व कराया है। ठीक है, जब मैंने आपको समुद्रगुप्त के बाद के शासकों के बारे में जब सवाल पूछा गया था तब मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम चंद्रगुप्त जो है द्वितीय थे, उनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में फाहियान भी आया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वो जो है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्हीं के शासनकाल में विदेशी यात्री फाहियान जो है वो भारत आया था। मैंने आपको ये कल के क्लास में एक चीज़ क्लियर कराई थी और मैंने कहा था कि वो आपसे इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है। देखिए वही सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही फाहियान जो है वो भारत आया था, ये चीनी यात्री थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धरोही डैम
इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी धरोही बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में, असम में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? देखिए आप, बांध पे लगातार क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता, ये मैंने आपको कहा है कि आप याद करके रखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये जो है कौन सी नदी, मतलब जो है कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये साबरमती नदी पर स्थित है। साबरमती नदी सबको पता है, गुजरात और राजस्थान वाले एरिया से होकर वो बहती है। ठीक है, तो साबरमती नदी पर स्थित ये बांध है। अब गुजरात में अन्य कौन कौन से बांध है? तो गुजरात में अन्य बांध है सरदार सरोवर, ठीक है, उपलो बांध और जो है कदाना बांध। ठीक है, ये जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित बांध है। चलिए अब हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल डैम स्थित है, काफी फेमस है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पोंग बांध स्थित है। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र राज्य में देख लें तो महाराष्ट्र में कोयना है, कोयना बांध है। उसके बाद यहाँ पे जायकवाड़ी, ठीक है, जायकवाड़ी बांध स्थित है। फिर है मुलसी बांध स्थित है यहीं पे, विल्सन बांध स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पे पावना बांध भी स्थित है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए हो कि कौन से स्टेट में कौन कौन से बांध हैं और धरोही बांध जो है वो कौन से राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। ये देखिए मैप में आपको बताया गया है, ये है यहाँ पे ये बह रही है साबरमती नदी, इसी के ऊपर ये धरोही बांध स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हेल्ड? ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र का पहला सत्र पे आपका सवाल पूछा गया, कहाँ आयोजित किया गया था? डेनवर में, पेरिस में, लंदन में, कैलिफोर्निया में। देखिए ये तो बहुत इजी सवाल है, सबको पता है कि जो है वो लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पहले देख लीजिए हुआ था 24 अक्टूबर 1945। मैंने आपको बताया था भारत की आज़ादी से 2 साल पहले इसका गठन हो गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय वैसे तो न्यूयॉर्क में है, मैंने आपको मुख्यालय वगैरह सब पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और जो है जब ये बना था, ठीक है, जब इसका निर्माण हुआ था तब 51 देशों ने मिलकर इसे बनाया था। हालांकि वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना। आपको क्या याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। उस टाइम पे 51 देशों ने मिलकर इसका गठन किया था। न्यूयॉर्क में इसकी राजधानी है, लेकिन इसका पहला सत्र जो है वो लंदन में आयोजित किया गया। तो वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? ठीक है, एग्रीकल्चर के विकास के लिए यानी कृषि के विकास के लिए कौन सा बैंक है वो ऋण प्रदान करने के लिए अधिकृत है? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कौन सा है जो आपको, तो कौन सा बैंक है जो कृषि के लिए ऋण प्रदान करने की सुविधा रखता है? ठीक है, देखिए ये मैंने आपको जब नाबार्ड के बारे में पहले भी बताया था। ठीक है, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि नाबार्ड जो है वो कृषकों को ऋण प्रदान करता है ताकि वो जो जमींदार वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके चंगुल में ना फंसे। ठीक है, उनसे लोन ना ले, सरकार से लोन ले। ठीक है, इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, नाबार्ड। ओके, चलिए अब हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भारत का जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसके 12 जून 1806 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और सिडबी की अगर हम देख लें, सिडबी, ठीक है, तो सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990। ठीक है, को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये देखिए
नाबार्ड कृषि व ग्रामीण विकास हेतु पूंजी उपलब्ध कराता है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना 12 जून 1806 में कलकत्ता में हुई थी, जिससे पहले हम बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जानते थे। फिर सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, ठीक है, जो कि लघु उद्योगों को व्यापारिक बैंकों, सरकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य औद्योगिक वित्त निगमों के जरिए सहायता प्रदान कराता है, ठीक है। चलिए, तो आज के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, आपको जो है ये समझने में आसानी हुई हो कि किस प्रकार जो है DSSS अपने क्वेश्चंस को हमेशा से रिपीट करता है, बस उसके फॉर्मेट को थोड़ा सा बदल करके वो आपसे वही क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बार बार हर बार जब भी पेपर लगवाती हूँ तो आपको बताती हूँ कि इन्हें आप बार बार याद कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। तो आप इन्हें इस बात को ज़रूर आप फॉलो करें, इनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखें, ताकि एक नंबर आप इसी प्रकार से आप 14-15 टॉपिक भी अगर आप अपना डिसाइड कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके, तो आपके 14-15 नंबर कहीं नहीं गए, वो फ्री में आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको थोड़ी सी एक दिन की मेहनत लगेगी और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप जो है मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, ठीक है, और अपनी स्थिति को और बाकी बच्चों की तुलना में मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।